स्टाइलर, ओके। अच्छा ये रिकॉर्ड होगी? ठीक, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो अभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा मैम, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, कि कर दिया? ठीक है, ओके। चलिए आगे सारे बच्चे या कोई रह गया है? आ जाओ सारे लोग, आ जाओ पहले तो। कैसे हैं भाई आप लोग सारे बच्चे? एग्जाम कब है आप लोगों का? लगभग अभी 40 दिन है आप लोगों के पास, ओके। तैयारी कैसी चल रही है? अभी ठीक ठाक है। आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ यार, ऑलरेडी लेट हो गया। चलो स्टार्ट करें फिर, चलिए। बातें नहीं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता, ठीक है। मैं खुद नीट क्वालिफाइड हूँ। अभी आपको बॉटनी पढ़ाने के लिए मुझे ही बुलाया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आपके पास अभी 40 दिन है, तो मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। इसमें एक चीज जो आप लोगों को रखनी है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। जो चीज आपको डेली कराई जाए आप उसको डेली याद करके आएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूल जाएं आप लोग, ठीक है। आप छोटे बच्चे नहीं है, सारे समझदार बच्चे हैं और दिख भी रहे हैं मुझे समझदार, बहुत ज्यादा ही समझदार हैं, ठीक है। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलिए स्टार्ट करें फिर, चलिए। अच्छा लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा, कैसा रहेगा आप लोगों का? बाइलिंगुअल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक मुझे बताया गया था वो था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर इसको और बोल्ड करना हो तो बता दीजिएगा। जो चैप्टर या जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा, भाई रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? कौन बच्चा बताएगा? बताएं भाई, रिप्रोडक्शन है क्या? कौन बच्चा बताएगा? सही गलत अच्छा बुरा जैसा भी है, बस आप लोग बताएं यार। एक एक जना बताओ खड़े हो गया आराम से, बताओ। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहे? और कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड, क्या मतलब है इसका? आखिरी वर्ड जो आपने बोला, प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड, इस अपने जैसे सेम स्पीसीज को पैदा करना। अगर हाथी रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है, अपने ऐसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। अगर हाथी रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हाथी के बच्चे ही प्रोड्यूस होंगे, कुत्ते के नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है? सेम स्पीसीज वाले प्रोड्यूस होंगे। अगर गाय में हो रहा है तो ये नहीं कि शेर पैदा हो जाएगा, गाय है तो उसका बछड़ा ही पैदा होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कौन कौन से दो तरीके का होता है? बहुत बढ़िया। पहला आपने बताया सेक्सुअल और दूसरा आपने बताया। अब मेरा अगला सवाल यह है कि भैया कौन बढ़िया कौन बेकार? दोनों बढ़िया दोनों बेकार। सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा कि सर रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या बच्चे को प्रोड्यूस करता है और ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या मतलब है इसका? कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाएगा तो एक डिफरेंस रिप्रोडक्शन भी होता है। भाई ये सीड्स जो है वो नॉन लिविंग है, हम लोग लिविंग है। अगर आप इन सीड्स को छोड़ के जाओगे 2 दिन बाद आओगे तो इनका नंबर सेम रहेगा, ना तो ये इंक्रीज होंगे ना ये डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं? नॉन लिविंग। वहीं अगर लिविंग का कैरेक्टर है वो क्या है? अपने नंबर बढ़ाना। अगला सवाल मैंने पूछा कि दोनों में कौन बढ़िया कौन बेकार? दोनों बढ़िया दोनों बेकार। कौन बच्चा बताना चाहेगा? नाम बताओ पहले अपना, फिर आंसर दो। लक्ष्मी, हाँ बेटा आंसर क्या है आपका? सेक्सुअल बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? इसमें वेरिएशन आते हैं। भाई उसको बंद कर दे पूरा यार, दरवाजे को। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है? वेरिएशन आते हैं। इन्होंने एक टर्म यूज किया है, एक टर्मोलॉजी यहां पे यूज की है। क्या है टर्मोलॉजी? कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आते हैं?
वेरिएशन। कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? एक्चुअलिटी में वेरिएशन का मतलब क्या है जी? चेंजेस किसमें? चेंजेस जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा, जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें चेंजेस आना। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हम लोग। हम लोग लगभग 22 के आसपास बच्चे बैठे हुए हैं। हम सारे किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और हम सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। हम सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। यही होती है वेरिएशन। ठीक है, इसी को वेरिएशन कहते हैं। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वेरिएशन क्यों जरूरी है? इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे 3 साल पहले की बात की जाए कि वेरिएशन का मतलब क्या है, इसका दूसरा तरीका, एक तो मैंने अपना एग्जांपल बता दिया, दूसरा मैं बताता हूं। हम लोगों ने अभी पेंडेमिक आया था, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? चलो जेनेटिक मटेरियल पर नहीं आते हैं। वहां वायरस था वो, ठीक है, कोरोना वायरस था। तो उसमें हम एक चीज पढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस अपनी फॉर्म बदल रहा है। ये चीज सुनी थी या नहीं सुनी थी? देखो, जो चीज नहीं सुनी हो बता देना, उसको फिर वहीं एंड कर देंगे। नहीं सुनी थी। एक्चुअल में जब कोरोना वायरस आया था तो दुनिया भर के साइंटिस्ट उसकी मेडिसिन डेवलप करने के लिए लग गए थे। ठीक है, अब वो जो दवाई बना रहे थे, सपोज कीजिए कि जो फॉर्म थी वो थी ये वाली। इस इस जेनेटिक मटेरियल के लिए वो दवाई बना रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें आगे वेरिएशन, और वो फॉर्म क्या बन गई? ये। तो जो दवाई इसके लिए बना रहे थे, क्या वो उस पर काम करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है। वेरिएशन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बढ़िया। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? हैं जी? क्या कह रहे हो यार? हाँ बोलो बोलो, सही बता रहे हो। सेम सेम स्पीसीज नहीं बोल सकते भाई, सेम स्पीसीज तो सब में बन रही है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बनते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है। क्या टर्म यूज किया जाता है? क्लोन्स। क्या मतलब है भैया? एग्जैक्टिकल आइडेंटिकल कॉपी। मतलब अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनूंगा तो सेम मेरे जैसी ही कॉपियां खड़ी कर दी जाएगी। आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी, उसकी थी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, छोटे मियां बड़े मियां। उसमें यही कॉन्सेप्ट लिया गया था, क्लोन वाला। ठीक है, क्लोन वाला लिया गया था। ये बेसिकली अभी तो इलीगल है। ठीक है, दुनिया भर में कहीं पे भी ये लीगल नहीं है, कुछ एथिक्स होते हैं। ठीक है, कोई चोरी छिपे कर रहा हो जैसे चाइना वाइना कर रही हो, वो बात अलग है, लेकिन कोई भी किसी का क्लोन नहीं बना सकता। ठीक है, ये इलीगल है। अगर कोई किसी पे बनाएगा, जैसे किसी कंट्री ने डेवलप करने की कोशिश करी, तो उस पर इंटरनेशनल जो कानून होते हैं, ठीक है, वो उस पर लगा दिए जाएंगे। जैसे अभी ट्रंप साहब पागल हो गए थे, ठीक है, 200% टैरिफ लगा रहे थे। ठीक ऐसे ही अगर किसी ने जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाके कोई चीज करने की कोशिश करी, तो उस पर फिर ऐसा ही जुर्माना लगा दिया जाता है। चलो वापस आ जाते हैं। सेक्सुअल बढ़िया हो गया। क्यों बढ़िया हो गया? सेक्सुअल से आते हैं वेरिएशन। ए सेक्सुअल बेकार नहीं होता है, बेकार नहीं है, बट इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, इसमें किसी भी तरीके की वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, वेरिएशन नहीं आती, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? क्लोन। तो आपसे डायरेक्ट सवाल तो यही आ सकता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल किस में भैया क्लोन बनते हैं? एसेक्सुअल में। क्लोन क्या है? क्लोन का मतलब है कि जेनेटिक मेकअप अगर ए का वैसा है तो बी का भी सेम होगा, कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिखा जाता है। एक स्टेटमेंट क्या आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, तो आपको मोर वेरिएशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? मोर वेरिएशंस और लेस सिमिलैरिटीज। मोर वेरिएशंस, लेस सिमिलैरिटीज। वहीं अगर ए सेक्सुअल की बात की जाए, अगर ए सेक्सुअल की बात की जाए, तो ए सेक्सुअल के लिए स्टेटमेंट उल्टा हो जाता है। कैसा उल्टा हो जाता है? कि यहां पे आपको मोर क्या देखने को मिलेगी? हाँ, मोर सिमिलैरिटीज। यहां पे आपको मोर सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, और लेस क्या देखने को मिलेगा भैया? लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वेरिएशन जो होता है वो जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे होता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है उसके बेसिस पे। तो हम लोगों में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है भाई? हैं जी? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। कौन कौन से 2? डीएनए और आरएनए। कौन बढ़िया कौन बेकार? दोनों बढ़िया दोनों बेकार? बताओ।
कौन बताएगा भाई? ओए गूगल चूगल नहीं करना है तो क्या कर रहा है? मैसेज कर रहा है किसी को? नहीं पढ़ ले यार। हाँ भाई बताओ, डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, कौन बढ़िया कौन बेकार? दोनों बढ़िया दोनों बेकार। अच्छा कुछ तो बताओगा, मतलब गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार गलत बताओगे तभी तो करेक्ट कर पाओगे यार। परफेक्ट तो कोई नहीं होता है ना। कौन बच्चा बता रहा है? एक हाथ खड़ा करो पहले। हाँ बताओ भाई, नाम बताओ फिर बताओ। सौम्या। हाँ बताओ भाई, जेनेटिक मटेरियल। फर्क क्या हुआ? हम लोग एनिमल हैं या नहीं? आप एनिमल हैं या नहीं? मैं एनिमल हूं या नहीं? वो भैया एनिमल है कि नहीं? तो फिर आपके स्टेटमेंट में क्या फर्क रहा जो आप कह रहे हैं? अच्छा आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इस दुनिया में कितनी है? कितनी है? यस सर किसने बोला था? हाँ हाँ बता बता, बहुत बढ़िया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ 1.7 व्हाट? मिलियन की बिलियन? रुक जाओ, सांस ले लो नेक। हाँ बिलियन? अच्छा मिलियन कह रहे हो आप, रुक जाओ। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने आपको अगर 1 मिलियन दिए, इट मींस मैंने आपको कितने रुपए दिए हैं? कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? कितने मिलियन दिए मैंने आपको? हाँ 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन जो है, तो कैसे बड़बड़ा रहे हैं? मैं मना कर रहा हूं, ले ले ले, कोई नहीं करेगा। खड़ा करके पूछूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। पीछे से मंत्र भूख रहे हैं, ओम बट स्वाहा छू। ऐसा ना करो भाई। 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। पता था या वैसे ही पता था? तो 1.7 मिलियन कितने के बराबर हो गया? 1.7 कितने के बराबर हो गया? नाम बताओ अपना। मुस्कान, मुस्कुराइए और आंसर बताइए। 1.7 कितने के बराबर हो गया? बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं मार कर मार दूंगा। इधर देखो, अगर मैंने आपको 2 मिलियन दिए, इसका मतलब मैंने आपको कितने रुपए दिए? हैं? हैं? जोर से बोलो। 20 लाख दिए, तो 1.7 कितना हो गया? ट्वेल्थ में बायो थी ना? क्या मारे पीटीसी हो रही है? हाँ मुस्कान, नाम रश्मि, भैया, हो गई बात? बैठ दे, बैठ जा। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन कितने के बराबर? 10 लाख। 2 मिलियन? 1.7 मिलियन? बहुत बढ़िया, 10,70,000। किससे पूछूं? नाम बता अपना। है संध्या? हाँ संध्या जी, क्या बताऊं? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है बेटा? ये 1.7 मिलियन कितने के बराबर होगा ये बताना है। देखो मारो, फेंक के मारो, तोड़ो। किसी आ रहे हैं बैठे बैठे, हमसे नहीं पूछ रहा ले। बेटा 1 मिलियन कितने के बराबर होगा? 2 मिलियन कितने के बराबर होगा? हैं? होगा कि नहीं होगा? अच्छा 1.7 2 से छोटा है कि बड़ा है? हैं? 1.7 2 से छोटा है, इट मींस 1.7 20 लाख से कम होगा, तो कितना होगा? है जी? वेरी गुड, बैठ जाओ। तो जो बता रहा था 10 लाख भैया,
गलत था आपका, जितना ने भी 10 लाख बताया 10 लाख नहीं था। ठीक है, आप लोगों को नंबर मिलियन में नहीं पूछेगा, पहली बात तो यह याद रखिएगा। ठीक है, वो आपसे लाख में पूछेगा। ठीक है, जो भी डाटा आप पढ़ेंगे वो आएगा मिलियन में, जैसे आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, नेफ्रॉन्स का नंबर। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी डाटा आप पढ़ेंगे वो होगा मिलियन में, बट आपको वो नंबर के बराबर पता होना चाहिए। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 2 मिलियन 20 लाख। अगर यही बेटा 10 मिलियन होता तो ये कितने के बराबर होता? सिंपल सा फंडा। अगर ये 100 मिलियन होता तो कुछ नहीं करना है बेटा, आखिरी जीरो छुपा लो। मिलियन में जो नंबर दे रखा है आखिरी जीरो छुपा लो, उतने करोड़ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे रखा है 320 मिलियन, कितने के बराबर हो गया ये? मुस्कान कौन है? हाँ, कितने के बराबर हो गया? 32 करोड़। 640 मिलियन, क्लियर हो गया? आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए मिलियन को लेके? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपने बताई थी वो है लगभग 1.7 मिलियन। दैट इज कितनी है भैया? 17 लाख। अब इस 17 लाख में आपको पता है कौन कौन आता है? इस 17 लाख में कौन कौन आता है, क्या आपको पता है? हाँ, नाम बताओ। लक्ष्मी, हाँ बताओ कौन? रश्मि, ओके ना। वो कौन कौन आता है 17 लाख में? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल। और कोई इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपने कहा बेटा, इसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। इसको बोला जाता है क्या? बायोडायवर्सिटी। कि जो भी अलग अलग स्पीसीज हैं वो लगभग कितनी है? 17 से 18 लाख। और ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि केवल प्लांट और एनिमल होते हैं कुल मिला के। तो क्या ये सही है या इसमें और भी नाम आने चाहिए? अरे नहीं पता तो फिर मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा ना। आपस में क्या हिल हिल कर रहे हो? बताओ। बता रहे हैं, चलो आते हैं वापस बताते हैं। ठीक है, अच्छा आपने ये पढ़ा है क्या? कौन कह रहा है यस सर? क्या होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? चलो बताओ दीदी, नाम बताओ और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताओ। क्यों भी लड़को, तुम्हें नहीं पता ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपन समझाएगा। हाँ भाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है बताओ। मेरे कान थोड़े से धीरे सुनते हैं, थोड़ा खड़े होकर जोर से बोला करो। बहुत बढ़िया। क्यों क्यों डिवाइड किया गया था? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। बैठ गया भाई। नाम क्या है भाई? तन्नू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बताया इसने। एक्चुअली में क्या था बेटा, जब जीवन की शुरुआत हुई इस अर्थ पे, तो आपको क्या लगता है ये दुनिया ऐसी की थी? थोड़ा पहले चले जाते हैं। ये जो अर्थ है, क्या ये ऐसी ही थी हमेशा से, स्टार्टिंग से? तो क्या था यहाँ पे? जंगल। जंगल कौन कह रहा है भैया? इससे भी पहले, और पहले चले जाओ, जंगल से भी पहले डायनासोर, डायनासोर से भी पहले चले जाओ। बहुत बढ़िया। ये जो अर्थ है बेटा एक आग का गोला था। ठीक है, यहाँ वेल्कोनोस फटते थे, ज्वालामुखी फटते थे। ठीक है, गर्म हवाएं चलती रहती थी, रेत की आंधियां चलती थी 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर की स्पीड से। ये जो अर्थ है ये अनफेवरेबल था रहने के लिए। भाई अभी इसी कमरे का टेम्परेचर अगर 120 कर दिया जाए, ये 120 छोड़ो 50 कर दिया जाए, तो भाई साहब भगते फिरेंगे, एक दूसरे का टैटू मसक देंगे। अगर टेम्परेचर यहाँ पे जैसे पर्दे वर्दे हटाओ डूगे 50 कर दिया जाए, कैसे भी पंखे वंखे बंद कर दिया जाए, तो यही आतंक मच जाएगा। अभी अभी भाई साहब अभी मालूम पड़ जाएगी कौन ज्यादा फिट है। ठीक है, तो जब सबसे पहले अर्थ था तो वो आग का गोला था। यहाँ पे लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती थी किसी भी तरीके से। आपको भी पता है कि जब भैया जब वेल्कोनोस फट रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो लाइफ कैसे सरवाइव कर पाएगी? तब क्या हुआ, बहुत सारी, और जैसे अभी भी नेचर में गैसेस हैं कि नहीं है? कौन कौन सी गैसेस हैं? ठीक वैसे भी उस टाइम पे भी गैसेस थी, तो वो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही थी।
वो गैसेस आपस में क्या कर रही थी, रिएक्ट। तो एक गैसियस रिएक्शन ऐसी हुई जिसमें प्रोडक्ट जो था वो क्या बना भैया, वाटर। और आपको पता है कि जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पानी पड़ता है तो क्या होता है जी, बहुत बढ़िया। वही पूरा बंद था अर्थ, वैल्कोनोस फट रहे थे, वाटर बन गया। वाटर बना तो तुरंत क्या बन गई, वेपर बन गया। फिर क्या बना, बारिश नहीं, पहले वेपर ही बनेगी घटी, वेपर कंडेंस हो गया तभी तो बारिश होती है, ठीक है। फिर रिएक्शन हुई, फिर वेपर बनी, फिर रिएक्शन हुई, फिर वेपर बनी, फिर रिएक्शन हुई, फिर वेपर बनी। और जब वेपर कंडेंस हो गई, जब जो वेपर है, जो वाष्प जो है, वाष्प दाब जो आप बता रहे हो, ठीक है, जब वो इकट्ठा हो गया, कंडेंस हो गया, संघनित हो गया, तब क्या हुई, बारिश हुई। फिर बारिश फिर से क्या बन गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रही लगातार, और ये तो बताने में बहुत आसान है, ये चली करोड़ों सालों तक। ये जो प्रोसेस है, बेटा फोन रख दो, ठीक है, ये जो प्रोसेस है कि वेपर बनना है, ठीक है, कंडेंस हो रहा है, रेन हो रही है, ये प्रोसेस चलती रही मिलियंस ऑफ ईयर में जाके। भाई आपको पता है जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर बार बार पानी डाला जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ, और जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ तो यहां पे लाइफ ओरिजिनेट हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की शुरुआत हुई। और सबसे पहले शुरुआत होने पे जो सेल्स आई थी, उन सेल्स को क्या बोलते थे, बहुत बढ़िया, प्रोकैरियोटिक सेल, या ऐसे ऑर्गेनिम्स को क्या बोला जाता था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैरियो वर्ड जो होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, कैरियो वर्ड का मतलब, बायोलॉजी में हर चीज का एक मतलब होता है, बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। हाँ बहुत बढ़िया, कैरियो वर्ड का मतलब है भैया न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल्स आई थी, उसे पता है भैया, उसे पता है ठीक है। सबसे पहले जो सेल्स आई थी उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इनका साइज कैसा होता था, छोटा। इनमें जो न्यूक्लियस होता था वो वेल डिफाइंड नहीं होता था। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि अच्छी शेप में नहीं होता था, बिखरा हुआ होता था, फैला हुआ होता था, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का क्या भाई, क्या डेफिनेशन है कि ये सबसे पहली सेल्स थी जो ओरिजिनेट हुई थी, इनका साइज छोटा था, इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, इनके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते थे, इनके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते थे वो कौन से होते थे, राइबोसोम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से दो, 70 और 80, 70 और 80। तो इनमें जो राइबोसोम पाया जाता था वो कौन सा था, 70s। अच्छा एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा मन में, पूछूं, ये एस का क्या मतलब होता है, किसी ने कुछ बोला, हाँ सेंटिमेंटल पेंटिमेंटल करके किसी ने कुछ बोला, क्या बोल, सेडिमेंट यूनिट। क्या मतलब है भाई सेडिमेंट यूनिट का, सेडिमेंट कौन थे, अच्छा राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, सही बोल रहे हो, राइबोसोम की, यही सवाल आएंगे भैया, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में कौन सा होता है, यही आपसे जनरल पूछा जाएगा। सेल साइटोलॉजी तो आपने पढ़ी होगी, सेल तो पढ़ी होगी, जूलॉजी में पढ़ाई होगी सर ने, पढ़ाई है नहीं पढ़ाई, तो बताओ, है जी, पैलेट, ठीक है, जॉर्ज पैलेट, ठीक है, जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s का राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल क्या होते हैं, बताओ भैया, हैं जी, ऐसे बॉन्ड ऑर्गेनल जिनके ऊपर लेयर की कवरिंग होती है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, नाम बता दो जरा एक आध का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, बहुत बढ़िया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, और भी होते हैं, आप यही याद रखो। तो ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, किस में देखने को मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में। इसी का उल्टा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का साइज कैसा होगा, लार्ज, क्योंकि इनका कैसा था, स्मॉल। इनके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कैसा होगा, और जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा भाई, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बिखरा हुआ था, उनके अंदर कैसा होगा,
मिक्स नहीं होगा। बेसिकली देखो इसमें दो, प्रोकैरियोटिक में दो वर्ड आ सकते हैं, या तो बिखरा हुआ या आ सकता है एब्सेंट। याद रखना, प्रोकैरियोटिक को लेकर दो स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, मतलब दो चीजें लिखी होंगी, दोनों ही सही मानी जा सकती हैं। ठीक है, पहली चीज क्या, पहली चीज क्या है भैया, पहली चीज है प्रोकैरियोटिक को लेकर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड। और सेकंड चीज जो है, सेकंड चीज क्या हो सकती है, सेकंड हो सकती है कि भैया एब्सेंट, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसी का उल्टा हो जाएगा यूकैरियोटिक में, कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है भैया वो वेल डिफाइंड है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर प्रेजेंट हो सकता है। इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है वो कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर जो राइबोसोम है वो कौन सा होगा, 8ts का। ये कुछ डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। हम आ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोडायवर्सिटी, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात चल रही थी, ठीक है, वहां की हम बात कर रहे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात चल रही थी, तो कौन बता रहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? सबसे पहली चीज तो आर एच विटेकर ने दिया था। जब अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है, तो भैया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया। तो बांटने की शुरुआत करी थी अरस्तु साहब ने, एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने सिंपल बांटा इनको, फिर उसमें एडवांस चीजें की गई। अभी जो करंटली सबसे एक्सेप्टेड है वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो सबसे करेक्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था ये, बहुत बढ़िया, आर एच विटेकर ने। ठीक है, नाम याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या है भैया, क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहता है कि जो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं वो इन पांचों में बटी होती हैं। किन पांचों में, जिनके नाम में लिख रहा हूं। सबसे पहला है भैया मोनेरा, दूसरा कौन है, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंगस या फंजाई, फोर्थ है प्लांट, अगला कौन सा है, एनिमल। निकल, ठीक है, अगला है एनिमल। चलो, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन, वो सारी इन्हीं में आती हैं। ठीक है, मोनेरा में कौन आता है, जितने भी बैक्टीरिया हैं बेटा दुनिया में, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे मोनेरा में आते हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल। तो 1.7 17 लाख स्पीसीज जो हैं वो इन्हीं पांचों में बटी हुई होती हैं। अब इन पांचों में बटी हुई का मतलब ये नहीं कि तुम सब में 2.5 लाख बांट दो, किसी में ज्यादा किसी में कम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सारी चीजों का, जितना भी आपने पढ़ा होगा या आप जितने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें को रिलेट करके मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आपके समझ में आ जाए कि आगे वाली क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन को तो हम आएंगे, लेकिन उससे सराउंडिंग चीजें जो थी, जेनेटिक मटेरियल, इवोल्यूशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इसमें अभी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी ऐड करूंगा मैं। तो ये सारी चीजें का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया वो सारे किसमें आते हैं? अच्छा, आपको पता है क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? और क्लासिफिकेशन जो था वो क्यों किया गया? बहुत बढ़िया, कौन कह रहा है, किसने कहा था ये बात? अरे बताओ भैया, किसने कही थी? बिल्कुल सही बोला भाई। अच्छा, आप लोग एक एक करके अपने फेवरेट प्लांट, एक फेवरेट प्लांट और एक फेवरेट एनिमल आप लोग बताएंगे। बताओ भाई, बता। डॉग, कुत्ता, हाँ। अबे अपना, जब तेरा टर्म आया तब तू बताएगा। बैठे बेटा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। फेवरेट प्लांट, फेवरेट एनिमल, टाइगर। लोटस, बीजेपी वाले भी बैठे हुए हैं भैया। चलो जल्दी जल्दी, चलो कुत्ता, कमल, हाँ जी, यही।
क्या कह गई? गाय। आ रहे भैया, आ रहे, रुको सही, आ रहे सब, आ रहे हैं, सोच रहे हो बढ़िया वाला। सनफ्लावर। कैट है इसमें, नहीं है? ठीक है। मोर। चलो, मोर और गुलाब। अरे भैया रुक जाओ। मैरी गोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? गेंडा। गेंदा। चलो, जल्दी जल्दी बताते जाओ। पप्पी, हाँ, और गेंडा, ठीक है। ठीक है बेटा, कहाँ खो गई? मैसेज आ रहा है किसी का? फोन आ रहा है? बात करनी है? परेशान क्यों है? पेपर तो 40 दिन बाद है। फॉर्म नहीं भरा? क्या हो गया, पानी पीना है? पी ले। तो फिर बता फटाफट। और प्लांट में? तुम्हारा मौका भी आएगा, रुक जाओ भी। मुझे मालूम है तुम लोग क्या सोच रहे हो। हाँ भाई, ए रुक जा, सुनने तो उसकी। कुत्ता और तुलसी। चलो, क्या कह गई जी? अच्छा, हॉर्स, अच्छा। ठीक है भैया, सुन ली सुन ली। लवेंडर को चमेली? चमेली बोलते हैं लवेंडर को? अच्छा। जल्दी जल्दी बता यार, जल्दी, फिर मैं एक्चुअल में ये क्या लिखवा रहा हूँ उसको आऊंगा। जल्दी जल्दी बताते जाओ। नीम। ठीक है। बफेलो कहाँ गई? बफेलो। हो गया? हाँ भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है। कौन? ए वो कुछ और ही बोल रही है वो। हो गया इसका। लिल्ली। लिल्ली को क्या बोलते हैं? नहीं भाई, लिल्ली बोलते हैं। लिल्ली। लिल्ली और, अरे देख रहे हैं भैया, तोता। हाँ भाई, बड़ा बड़ा। अच्छा, बरगद। भैया क्रिएटिव है सबके सब। बत्तख। चलो भाई, ठीक है। हाँ भाई, और जल्दी जल्दी बताओ तुम, पीछे भाई। केला। और पेड़ में बेटा? अच्छा, पेड़ हो गया, जानवर? शेर। शेर तो हो गया, ठीक है। गौरिल्ला और केला? केला। भाई बराबर वाला भैया, बराबर वाला भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ भाई। ठीक है। बकरी? नहीं तो उसको नहीं बोला क्या इसने? बकरी तो नहीं बोला था। छह? अच्छा, मैं वही तो कर रहा, मैंने इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, अरेबिक में बात करेगा नहीं ये। छह? यार ये नया वर्ड सीखा मैंने, छह। अब घर जाके जी कहूंगा मम्मी से, छह। बता भाई। यही है। गेंडा हो गया बेटा, गेंडा हो गया। अच्छा वो वाला, ओके ओके।
गेंडा, चमेली हो गई, बस चलो ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया। अब लौटाते हैं, वापस लौटाते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग, बिल्कुल, अब लिख नहीं रहे, चलो। अब मैं ये चीज जो बताई है वो इसलिए बताई है भैया, आप सबने अपने अपने फेवरेट प्लांट और एनिमल बताए हैं। अगर आप लोगों को इनकी स्टडी करने के लिए, अब आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ, देखो हंसी मजाक हो गया, टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आपको इनकी स्टडी करने के लिए बोला जाए, ठीक है, आपको इनकी पूरी स्टडी करनी है, तो आप लोगों को कम से कम कितने दिन या कितने महीने चाहिए होंगे पूरा इनके बारे में पढ़ने के लिए? अपने अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं कि एरी तू 4 दिन में कैसे कर लेगी, ऐसे नहीं। अपना अपना बताओ, अपना अपना, आप सबने अपना अपना बताया ना फेवरेट। तो अगर आपको अपना जो आपने प्लांट और एनिमल बताया है इसके बारे में पूरी स्टडी करनी हो, तो आपको कम से कम कितने दिन का टाइम लगेगा? एक 1.5 साल, कोई कहेगा 10 दिन, कोई कहेगा 20 दिन, महीना भर, ठीक है, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? हम लोगों की एवरेज लाइफ कितनी होती है भैया? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है? ठीक है, आप लोग करीब लोग मर जाओगे 60 साल में। मुझ जैसा फिट आदमी कब मरेगा? चलो, अगर कोई जैसे किससे पूछा था मैंने, हाँ भाई, अगर हम लोग 100 साल जी रहे हैं, इसका मतलब हम कितने दिन जी रहे हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा, मार दूंगा पास आगे। आप अगर 100 साल जी रही हैं, इसका मतलब आप कितने दिन जी? देखो मैथ सबकी वीक होती है, इसलिए हम लोग बायो लेते हैं 11th में, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन एक होता है ना, हम इंप्रूव करना चाहते हैं कि भैया हमें थोड़ी सी मैथ इंप्रूव करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री वेमिस्ट्री होती है इसमें? नहीं होती? नर्सिंग में होती है केमिस्ट्री फिजिक्स? होती है। तो भैया सवाल जायज है मेरा, बताओ, अगर आप 100 साल जी रहे हैं, बात नहीं भाई, समझ के चलो, यहीं से चीजें निकल के आती हैं। अगर लाइटली लोगे तो परकच्चे उड़ जाएंगे। अगर आप 100 साल जी रहे हैं, सारे बच्चों के लिए सवाल है, ठीक है, एक साल में कितने दिन? नहीं, एक साल में कितने दिन? 10 साल में? तो सही लिए जे, तेरी फ्रेंड है फ्रेंड, तो इसको बता क्यों नहीं रही, हेल्प क्यों नहीं कर रही उसकी? हेल्प कर बेटा। अगर एक साल में 365 दिन हुए, 10 साल में कितने हो जाएंगे? 10 का गुणा कर दे, और 100 साल में 100 का गुणा कर दे। ठीक है, 36,500। लेकिन हम सबको पता है भैया, ये तो कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा। 36,500 दिन कोई भी नहीं जी पाएगा, ठीक है, इससे पहले निपट जाएंगे। 20-22 हजार में खेल हो जाएगा, ठीक है। 6-18 तो लगभग मान के चलो 21,000 के आसपास, ठीक है। 60, 62, 65 से पहले ही हैप्पी बर्थडे हो जाना सबका, तो 21,000 दिन हम लोग जिएंगे लगभग, ठीक है। और अगर आप एक दिन में एक स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक पे मैं आ रहा था उस पर आ जाओ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज मैंने कितनी बताई थी? दैट इज 17 लाख। अगर कोई भी, हम में से कोई भी अगर एक दिन में एक स्पीसीज के बारे में पढ़ रहा है, जबकि आप लोगों ने जस्ट अभी बताया था एक प्लांट और एक एनिमल पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप सबने अलग अलग बताया था, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप एक दिन ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी फेवरेट प्लांट और किसी भी फेवरेट एनिमल के बारे में पढ़ने के लिए आप एक दिन ले रहे हैं। अगर तब भी आप 100 साल जीते तो मैक्सिमम कितनी स्पीसीज पढ़ पाओगे? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है बेटा? आया समझ में नहीं आया? आ रहा है कि भाई अगर हम एक दिन में एक स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम मैक्सिमम अगर 100 साल जिएंगे तो कितनी स्पीसीज के बारे में पढ़ पाएंगे? 36,500। जबकि नंबर कितने में था? 17 लाख। बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट हुआ, ये हुआ ना के बराबर, कि भैया आपकी सहेली कमा रही है 17 लाख और तुम्हारी नौकरी लगी 36,000 की। मत जाओगी डिप्रेशन के मारे, फिनाइल विनाइल पी लोगी कि मेरे संग बैठती थी, कुछ भी नहीं आता था, 17 लाख कमा रही है। होगा नहीं होगा भाई, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन आया था। क्लासिफिकेशन जो आया था वो इसलिए आया था कि ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को अटेंड कर पाए, ठीक है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को अटेंड कर पाए। अब यहाँ लगभग लगभग हर एक ने अलग अलग स्पीसीज बताई है,
हर एक ने आप में सब में लगभग मैक्सिमम ने अलग अलग स्पीसीज बताई है। कुछ स्पीसीज कॉमन थी, जैसे गुलाब कॉमन था, कमल कॉमन था, ठीक है। बाकी इसके अलावा लगभग देखा जाए तो सबने अलग अलग बताई हैं। यहाँ लगभग 30 स्पीसीज तो आप लोगों ने लिखी हुई हैं। ये 30 स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल में से, ठीक है। प्लांट और एनिमल, एनिमल में भी बेसिकली जो जानवर है उनमें से अभी और तो हमने लिए नहीं है, सांप, बिच्छू, कांतर, चूहा, चूहिया, ये सब तो हमने लिया ही नहीं है, ठीक है। ये सब तो हमने कंसीडर किया ही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में आप पढ़ सकें। भाई अभी यहाँ 25 बच्चा बैठा है, अगर यही 25 बच्चा दुर्गेश सर के पास जाके कहे कि भैया मुझे अकेले पढ़ना है, या जिस भी स्कूल से हम लोग पास होके आए हैं, ठीक है भाई, लगभग एक क्लास में 30-35 बच्चे होते थे। अगर हर एक बच्चा प्रिंसिपल से जाके कहे कि भैया मुझे अलग अकेले पढ़ना है, अलग कमरे में पढ़ना है, अकेली क्लास में पढ़ना है, तो क्या किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि हर एक बच्चे को एक टीचर और एक कमरा दिया जाए? अभी जो हम इंडिविजुअली कर रहे थे 36,500 वाला, वो ठीक वैसे ही था। वो ठीक वैसे ही था कि हम एक टाइम में एक स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लासेस जो बनाई जाती हैं, क्लासों से ही आया है क्लासिफिकेशन, क्लासों से ही क्या वर्ड आया है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो भाई सेम क्लास वाले, सेम क्लास का मतलब क्या हुआ? जिनके कैरेक्टर सेम हैं, जिनमें आपस में सिमिलरिटीज हैं, उनको उठा के एक कमरे में बंद कर दिया, उनको एक क्लास में डाल दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अभी करंटली जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल, ठीक है। दुनिया के जितने भी बेटा, दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर आपने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया तो आपने दुनिया के सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ लिया तो दुनिया में जितने भी प्लांट हैं, छोटी सी झाड़ से लेके बड़ा सा पेड़, ठीक है, जितने भी हैं आपने सबके बारे में स्टडी कर ली। अगर आपने किंगडम एनिमलिया के बारे में पढ़ लिया तो दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं आपने उन सबकी स्टडी कर ली। इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां तक क्लियर है? अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इनमें कौन प्रोकैरियोट और कौन यूकैरियोट होता है ये मैं आपको बता दूं? बताएं? चलो आ जाओ भैया। बेटा जो मोनेरा होता है, ठीक है, मोनेरा होता है प्रोकैरियोट। मोनेरा क्या होता है? मोनेरा क्या होता है? क्या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा? क्यों? कोई नहीं बोलेगा क्यों? खड़ी हो जाओ पहले तो। क्या कह रही है? परेशान करके रख दिया है बेटा, यही सब पूछा जाता है। बता, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? सवाल बताओ पहले। मैंने पूछा था बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल था मेरा। पूछो बराबर वाली से, यही था कि नहीं? आपने कुछ और बोला अभी। ओ भैया क्यों लड़ रही है? तो लगा दे भैया, कितने लग रही धूप? देख ले कैसी सहेली है तेरी। कर दो भैया, कर दो, उसे एडजस्ट कर दो, जो भी करना है। क्लास डिस्टर्ब मत करो। बहुत बढ़िया भाई। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में आपको क्या माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा? नहीं मिलता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी के ये बेटा, बाकी के ये पांचों कैसे होते हैं? ये पांचों बाकी के कैसे होते हैं? इट मींस इन पांचों, इन चारों में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन चारों में। अच्छा आप सवाल सुनिए। सवाल जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा? प्रोटिस्टा और मोनेरा या फंगस और मोनेरा में किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? खड़ी हो बेटा। मुस्कान, साधना, क्या नाम है? साधना। हाँ तो कशिश। हाँ सवाल क्या था मेरा? मैंने पूछा था कि फंगस और बैक्टीरिया, फंगस और बैक्टीरिया में किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा? क्यों बेटा जी? का लिखो है जी? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि फंगस यूकैरियोट है। क्योंकि फंगस यूकैरियोट है इसलिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। भैया तुम लोगों को सबके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं खड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद समझ में आ रही है।
कि खड़ा किया जाए तुम में से किसी एक को अगली बार? है तैयार? है दम? लगा बैठ। चलो कोई नहीं, अरे गुस्सा नहीं। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्लियर। अच्छा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है भैया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करो पहले। बैठ जा बेटा। मत लड़ो, बात में लड़ लेना, गोलगप्पे मत खिलाइए से बाहर, ठीक है? बात छुट्टी में गोलगप्पे खाओ तो खिलाइयो मत, मना कर दियो। चलो अब वापस आ जाओ। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर लिविंग में कौन से देखने को मिलते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग आपको पता है ना? तो लिविंग में कौन से देखने को मिलेंगे? यूनिस तन्नू, हाँ बेटा, लिविंग में यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा या मल्टी सेलुलर? चौ भैया, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो लिविंग जो भी होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, अगर वो लिविंग है तो उसमें दोनों तरीके की सेल्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनि का मतलब क्या होता है भैया? यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का मतलब क्या है? और मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो जो सिंगल सेल से बना होता है, जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, मैंने बताया कि भैया दोनों लिविंग हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप लिविंग को नॉन लिविंग से? कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे अलग किया जाता है? क्या डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग में? नहीं, पीछे वाली तन्नू, तन्नू नाम था नहीं, साधना, मुस्कान है, जो भी है, पता, खड़ा हो जा बेटा, पता। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस। तो लिविंग है नॉन लिविंग बेटा, अभी इससे बाल पकड़वाता तेरे, 4 बार क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? आप, तू बैठ जा, खड़ी हो जा। हाँ, तू नहीं बैठे, तू सबसे पीछे बातें करी, मैं बैठ बैठ के बता लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंस। लिविंग में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया। जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो बताओ। ये सब तो नहीं सुनना चाह रहा था मैं, इसके अलावा मैं सब कुछ सुनना चाह रहा था। देखो भैया, बायोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये होती है, जब तक आप अपने ऊपर इसको फील नहीं करेंगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपना एग्जांपल नहीं लेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कुछ भी। जैसे मैंने इससे कहा था कि आप लिविंग है या नॉन लिविंग, सेम चीज आपसे, आप लिविंग है नॉन लिविंग है? आप जिस सीटों पर बैठे हैं लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्या है जो आप कर सकती हो ये सीटें नहीं कर सकती? ऐसा आप में अभी क्या हो रहा है जो इन सीटों में नहीं हो रहा है? बताओ। हैं? बहुत बढ़िया, बता दिया बेटा, तू और बता दिया। बता। अच्छा सोच रही है, अच्छा सोच। पता नहीं चल रहा था। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चलो ये बता दो, सी बैठ जाना। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? हिंदी में बोल दे। अरे इंग्लिश में बोल दे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या? अच्छा, रिएक्शन।
थोड़ा सही है और करेक्ट बता इसको, मतलब सही है बट और अच्छा बोल सकती है इसको। अपने ऊपर एग्जांपल ले कि तेरे अंदर ऐसा क्या क्या हो रहा है जो सीट में नहीं हो रहा, तेरे अंदर ऐसा क्या क्या हो रहा है जो हाथ के तेरे पेन में नहीं हो रहा, ऐसा तू क्या क्या कर रही है अभी, क्या क्या होता है तेरे अंदर, कौन कौन सी। ए दीदी, खड़ी रहो तुम, खड़ी रहो, खड़ी रहो। हाँ, नाम बता। संध्या, बता। पूछ क्या, पूछ पूछ, क्या कह रही है। अब भैया, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस जो उनसे पूछा था वही सेम क्वेश्चन है आपसे। आप लिविंग है, सीट नॉन लिविंग है, तो ऐसा आप में क्या हो रहा है जो सीट में नहीं हो रहा है। आप सुबह सुबह उठे, सुबह उठने से लेकर रात के बेहोश होने तक का बताओ अपना, आप में क्या क्या होता है। कुछ याद आ जाए तो बीच में बता दियो। सुबह उठे, फिर बस, हैं। हाँ, और तो जो खाना, खाना कौन बताएगा, बताओ। यही सब तो बताना था यार, तुम लोग ऐसे करते हो हैं। डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, यही सब बताना था बेटा। कठिन था बहुत। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। भाई आप लिविंग हैं, हम सब में डाइजेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ को बेटा आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। ग्रोथ को मान भी, कंसीडर भी किया जा सकता है लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, और नहीं भी किया जा सकता है। जैसे आप अगर 11th के क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, अगर उसके रेफरेंस से देखा जाए तो इसको प्रॉपर्टी नहीं माना गया है, ठीक है। ग्रोथ को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना गया है, कंसीडर कर सकते हैं बट लेकिन एक हद तक, ठीक है। तो अगर वेल डिफाइंड पूछा जाए तो नहीं माना जाएगा इसको। रिप्रोडक्शन, सेंसिटिव, जो सेंसेस आपने कहा था। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बेसिकली जैसे आपने कहा ना, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हो रही हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो उन सारी प्रोसेस को ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उन सारी को ही क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। अब ये सारी नॉन लिविंग में नहीं होती हैं, ये सारी नॉन लिविंग में नहीं होती है। यहां आने का मतलब क्या था कि भैया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कितनी सेल से मिलकर बना है। इट मींस ये सारे काम उसमें कितनी सेल कर रही होंगी, ये बेचारी अकेली सेल ये सारे काम कर रही होगी। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, यही सारे काम कौन कर रहा होगा, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी सेल्स होंगी तो वो क्या कर लेंगी भैया, बहुत सारी सेल्स हैं तो वो इन काम, जो ये सारे काम कर रहे हैं, इन कामों का क्या कर लेती हैं, बंटवारा, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है यहाँ पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों में जो काम है वो ज्यादा एफिशिएंसी से होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक अच्छे मैनर में होते हैं। समझ में आया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की कहानी समझ में आई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल को सारे काम करने हैं, वही सेल ग्रोथ करवाएगी, वही उसमें प्रोडक्शन करवाएगी, वही उसमें सेंसेस को फील करेगी, वही उसमें मेटाबॉलिज्म करेगी, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ उसमें एक ही सेल को करना है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल बेटा क्या करती हैं, काम का बंटवारा कर लेती हैं। कुछ सेल कहेंगी भैया तू ग्रोथ कर ले, कुछ कहेंगी तू प्रोडक्शन कर ले, कुछ कहेंगी तू सेंसेस को फील करियो, कुछ कहेंगी तू मेटाबॉलिज्म कर, कुछ डाइजेशन में हेल्प करवाएंगी, कुछ रेस्पिरेशन में हेल्प करवाएंगी, कुछ सर्कुलेशन करवाएंगी, ठीक है। तो वहां हो जाता है काम का बंटवारा, वहां क्या हो जाता है, काम का बंटवारा। काम के बंटवारे से एक चीज याद आ गई, ठीक है। हमने कहा था सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कहा था नहीं कहा था। सेल से क्या बनते हैं भैया, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है भैया, टिश्यू से बनता है, बहुत बढ़िया। ऑर्गन से क्या बनता है, बहुत बढ़िया, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से क्या बनता है भैया, है जी, बॉडी। लो बॉडी, क्लियर है। सेल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, साइटो। टिश्यू का क्या क्या बोलते हैं भैया, ग्रुप ऑफ सेल, या इसके लिए वर्ड यूज किया था हिस्टो, हिस्टो या हिस्टा। साइटोलॉजी क्या होती है,
स्टडी ऑफ सेल। लॉजी वर्ड जहां पे भी आ जाता है, लॉजी वर्ड जहां पे भी आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी। जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग या स्टडी ऑफ लाइफ, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी कार्डियोलॉजी। ठीक है, चलो तो सेल, अच्छा सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। तो जो ये सेल्स थी रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की थी वो लिविंग थी नॉन लिविंग थी? नॉन लिविंग थी। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, राइबोसोम की जॉर्ज पैलेट, डीएनए की वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन और क्रिक। अच्छा, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी ब्लड सर्कुलेशन की थी उन्होंने, ब्लड ग्रुप जो है कार्ल एंड स्टीनर। चलो बहुत बढ़िया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया, जिस पॉइंट के आप समझा रहे हो। प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझ में आ गया। अब इसमें बताता हूं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। ठीक है, तो कौन सा कलर चूज करें? चलो ये ले लेते हैं, हरा वाला। बेटा मोनेरा जो होता है ये क्या होता है? यूनिसेलुलर। ऐसे ही प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर। बाकी के ये तीनों कैसे होते हैं भैया? मल्टी। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पर समझ में आ गया कहानी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, जो 17 लाख स्पीसीज हैं, उनको कैसे बांटा गया है, कौन यूनिसेलुलर होता है, कौन मल्टीसेलुलर होता है, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, किसमें 70S का राइबोसोम पाया जाएगा, किसमें 80S का राइबोसोम पाया जाएगा, किसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल पाए जाएंगे, किसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे। क्या समझ में आ गई कहानी? नहीं आई? क्या समझ में आया? फंगस में 70S का राइबोसोम होगा, 80S का क्यों? क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ में आ गया। अच्छा, एक मजेदार बात इसमें लिखता हूं फंगस में। फंगस में बेटा एक एक्सेप्शन होता है, फंगस में एक एक्सेप्शन होता है, उसका नाम क्या है? इस पे लगा लो स्टार, 5 स्टार। ठीक है भाई, ईस्ट है क्या? फंगस, फंगी। ईस्ट है फंगी। फंगी है तो कैसा होना चाहिए था? मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअलिटी में बेटा ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। तो ये एक एक्सेप्शन होता है। आपको पता है इस ईस्ट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? कहां किया जाता है? कौन बच्चा बताएगा? ईस्ट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? कौन बच्चा बताएगा? काय में, काय में? और बहुत बड़े, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, बेसिकली बेटा जितना भी ब्रेड वाला आइटम आप देख रहे हैं मार्केट में, जितनी भी ब्रेड अवेलेबल है, चाहे पिज्जा वाली हो, चाहे डबल रोटी वाली हो, चाहे नॉर्मल ब्रेड बटर वाली हो, केक वाली हो, जितनी भी ब्रेड आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए मैदा से बनाई जाती है ना, मैदा या आटे से जिससे भी बना रहे हो, तो उसमें ईस्ट को डाला जाता है। ठीक है, ईस्ट की वजह से ही उसमें पफीनेस, सॉफ्टनेस जो आती है, ठीक है, वो ईस्ट की वजह से ही आती है। इसके अलावा अल्कोहल प्रोडक्शन में, ठीक है, बेवरेजेस, जो शराब मदिरा जो मिलती है मार्केट में, ठीक है, उसको भी किसकी हेल्प से सड़ाया जाता है? ईस्ट की हेल्प से। मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसका, ठीक है, चाहे वो माइलेट्स की बना रहे हैं, ठीक है, चावल की बना रहे हैं, अंगूर की बना रहे हैं, जिसकी भी बना रहे हैं, बनाने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज क्या है? ईस्ट। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ईस्ट से जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया है, शराब से याद आ गया है। जैसे आप लोग न्यूज में या अखबारों में, बेटा क्या दिक्कत है? टाइम हो गया, जाऊं? बात क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ क्या कह रहे थे उससे? गिराया किन्ने? तुम तीनों बैठे हुए हो, चौथा तो कोई आया नहीं है। बातें ना किया करो, जब मैं कहा करूं बात करने के लिए तब किया करो, ठीक है, बीच में मत किया करो। सवाल जो मैं समझा रहा हूं उसको सुनो। आप लोगों ने न्यूज में, अखबार में, पेपर में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि शराब पी के हुई मौतें या नकली शराब पी के हुई मौतें। तो नकली और असली क्या फर्क होता है भैया शराब में? हाँ बहुत बहुत बढ़िया, देसी और विदेशी। हाँ,
बेसिकली क्या डिफरेंस है, जैसे शराब पी के जो मौतें होती हैं, एक्चुअलिटी में क्या होता है बेटा, जैसे ईस्ट जो है, मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाई जाती है, और जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, 3 तरीके का होता है, एरोबिक, अनारोबिक। अनारोबिक में भी 2 तरीके का होता है, पार्शियल ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन होती नहीं है। तो ऑक्सीजन जब नहीं होती है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जब ईस्ट से, जैसे जिन स्टेट्स में शराब बैन है, जैसे बिहार में बैन है, ठीक है, तो वहां क्या है, वो कच्ची शराब बनाते हैं। कच्ची शराब बनाने के लिए वो क्या है भैया, उनके पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मशीनरी नहीं होती है। क्या किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, नीला ड्रम डाला, उसके अंदर अपना रॉ मटेरियल डाला जिससे शराब बना रहे हैं, और क्या डाल दी, ईस्ट। अब उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, वो जमीन के अंदर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो बेटा जब 42% के ऊपर, जब 42% के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है, 42 से नीचे तक तो ये पीने लायक होता है। जो उन्होंने सॉल्यूशन तैयार किया ड्रम के अंदर, 42% तक तो वो पीने लायक होता है। अल्कोहल के अलग अलग कंटेंट में, बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका, बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका, इनमें सब में अल्कोहल की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। स्टार्टिंग होती है 8% से, बियर में 8% देखने को मिलेगी। इससे ऊपर जैसे जैसे चलते चले जाओगे, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। जब आप जब भी बोतल लेंगे तो उसके पीछे परसेंटेज लिखा रहता है, ठीक है, या आपके जैसे फैमिली में चलती हो, फादर वादर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आप चुपके से एक बार बोतल पकड़ना, पीने के लिए नहीं, देखने के लिए, ठीक है, उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन लिखी होगी। तो 8 से कितनी होगी भैया, 8% से 42% के आसपास होती है। वो बनाई गई है भैया इंडस्ट्री में, बड़े लेवल पे बनाई गई है। लेकिन जो लोग ऐसे बना रहे हैं गड्ढा करके, उसमें क्या होता है, जैसे 42 के ऊपर गई, 42 के ऊपर जैसे ही जाती है बेटा, तो इसे ये होती, जो पीने लायक है बेटा वो होती है ये, ठीक है, 42 के ऊपर जैसे जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये दोनों हैं क्या, ये दोनों अल्कोहल हैं, ये दोनों ही अल्कोहल हैं। नाम पता है दोनों में से कोई किसी का नाम बता सकता है क्या, लड़के बताएंगे, लड़कों से नहीं पूछा आज कुछ भी। हाँ हाँ भैया, कौन बताएगा, एक जना हाथ खड़ा करो, इसके ऊपर तो बता सकते, दारू है यार, बताओ बेटा, गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना सपोर्ट के लिए, बताओ। जेवाई कौन सी जेवाई है, और जेवाई, अच्छा आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैग, डू डैग, अनडैग, फलाना डैग, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ कार्बन के कितने नंबर है बेटा, 2। तो ये क्या हो गया, ये बेटा एथेनॉल, ये क्या है, एथेनॉल। एल्कोहल जो आता है उसके पीछे बेटा ओल आता है, या फिर अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा, OH। ये है बेटा मेथेनॉल, ये क्या है, बहुत बढ़िया। तो जो भी आप शराब पी के हुई मौतें देखते हैं, कि शराब पी के हुई मौतें, वो एक्चुअलिटी में किसके पीने की वजह से होती है, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना, जितने भी आप केस देखेंगे कि, और ये सब वो वाले होते हैं नकली वाले, देसी वाले, ठीक है, ये सारे देसी वाले होते हैं, टिंचर, फाइटर, और कौन कौन से होते हैं वो जो भी नगीना फगीना, जो भी कातिल कटरीना, जो भी हो, ठीक है, ये सारे मेथनॉल होते हैं बेसिकली। ये सारे के सारे बेटा कौन से होते हैं, मेथनॉल। इसको पी के कुछ नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम 8% से 42% तक होता है कंसंट्रेशन। तो आपको यहाँ आज जो चीजें बताई हैं लगभग सब कुछ बताने की कोशिश की गई थी, हो सकता है आपके 2-4% समझ में आया होगा। इसमें आज जो मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताई है बेटा, मैंने एक बताया आपको यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए रह गया, ठीक है, डीएनए आरएनए कल बताऊंगा, डीएनए आरएनए बहुत मजेदार है, वो बताएंगे कल। एल्कोहल बता दी, लगभग मोटा मोटा सबका एक ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा नोट्स आपको लिखवाए जाते हैं या फिर आप लोगों को कैसे कराए जाते हैं ये बताओ।